दिस इज़ द वीडियो नंबर 6 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा इसमें क्या है, हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में डिस्कस कर देंगे, जिससे कि हमको डायग्राम बनाने में तकलीफ ना हो आगे चल करके। ठीक है ना। बहुत सारी रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड हम लोग सीख लेंगे, जिससे कि इमेज को बनाने में हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको इंसिडेंट रेज के बारे में चलता रहेगा पता। ठीक है ना। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रेज हैं जिनको आपको जानना ही जानना है। ठीक है ना। जैसे आपके पास क्या है, एक आपके पास ये कॉनकेव मिरर आपके पास है, और ये आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, आप देख रहे हो दोनों है। तो सबसे पहले ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, अगर उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है ना। अगर इंसिडेंट लाइट कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पक्का है कि फोकस से पास होगी। ठीक है ना। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फोकस से पास होगी, ये आप जानते हो और आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। और अगर कन्वेक्स की बात करें, तो कन्वेक्स के केस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है किस पर, कन्वेक्स मिरर पे, तो क्या ये फोकस से पास होगी? नहीं, क्योंकि फोकस तो इसका कहाँ पर है, वर्चुअल वर्ल्ड में है। लेकिन ये फोकस से पास होती हुई आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट होगी कि आपको लगेगा कि ये फोकस से ही पास हो रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ऐसे जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना। तो कनकेव वाले केस में जब इंसिडेंट कैसी है, पैरेलल है, तो वो फोकस से वास्तव में पास हो रही है। कन्वेक्स के केस में क्या है, फोकस से पास होती हुई मालूम पड़ रही है बेटा जी। ठीक है ना। बस यही दोनों में फ़र्क है। लेकिन पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो फोकस से ही जाएगी। ठीक है। या तो मालूम हो फोकस से हो जाती हुई, या तो वास्तव में जा रही है। दोनों केस में आप देख रहे हो। तो जब भी इंसिडेंट रेज कैसी होगी, पैरेलल होगी, तो वो फोकस से ही पास होगी या पास होती हुई मालूम पड़ेगी। ठीक है ना। इन दोनों के केस में तो एक आपने देखा कि इंसिडेंट रेज कैसी है, अगर पैरेलल है तब क्या होगा। ओके। अब देखो ना दूसरी केस में, अगर इंसिडेंट रे क्या है, सेंटर से पास कर रही है। ठीक है ना। अगर मान लो इंसिडेंट रे क्या है, सेंटर से पास कर रही है और जाके स्फेरिकल सरफेस पर गिर रही है, तो आपको पता है कि सेंटर से स्फेरिकल सरफेस पर जब भी कोई रे गिरेगी तो नॉर्मल गिरेगी। कैसी गिरेगी बेटा जी, नॉर्मल गिरेगी। तो ये जो है रे जो है रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इतनी बात को आप समझना होगा, ये क्या करेगी, इसी सेंटर से ये क्या है, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर से क्या है, पास होती हुई दिखाई पड़ेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर लाइट गिरेगी, अगर वो नॉर्मल है, इंसिडेंट लाइट क्या है, नॉर्मल है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और सेंटर से जाने वाली इंसिडेंट लाइट क्या, हमेशा सरफेस पर नॉर्मल ही गिरेगी, तो वो क्या है, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। ठीक है बेटा जी। तो जब भी स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल गिरेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है सेंटर से ही पास होगी। ठीक है बेटा जी। यहाँ देखो, अगर इस पे मान लो नॉर्मल गिर रही है ऐसे, ये अगर नॉर्मल गिर रही है, तो 100% श्योर है बेटा कि ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होगी, बिल्कुल इसी अपनी ही पाथ को रिट्रेस करेगी। क्योंकि अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये सेंटर से होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, सेंटर से होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये लाइट क्या है, सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है। ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा अगर जो इंसिडेंट रे है, अगर वो फोकस से पास हो रही है, मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे जो है फोकस से पास होते हुए जाकर सरफेस पे गिर रही है, तो इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है, तो पक्का है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। ऐसे इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती हुई जाएगी, इसको भी आपको याद रखना होगा। और अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में अगर आपने इंसिडेंट रे को ऐसे गिराया कि वो फोकस से पास होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, कि अगर इसको आप कहाँ बढ़ाओगे, अगर इसको आगे बढ़ाओ तो ये फोकस से पास होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे, अगर कन्वेक्स केस में इंसिडेंट रे इस तरीके से गिरा रहे हो कि वो इंसिडेंट की लाइन में ही आपका फोकस आ जा रहा है, तो पक्का है कि अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल है, तो वो फोकस से पास होगी, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन रे डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना? एक और केस आता है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा जी। बेटा मुझे ये बताना था कि अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, तो जो इंसिडेंट रे है अगर वो पोल पर गिर रही है और कितना एंगल बना रही है, आपका बन जाएगा नॉर्मल, कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम एंगल से पास होगी। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। जब भी इंसिडेंट रे पोल पे गिरेगा तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड जो एंगल होगा आपका बिल्कुल सेम होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। वही केस यहाँ भी है, इंसिडेंट रे क्या है, पोल पे गिरी, और रिफ्लेक्टेड रे आपको ये दिखाई पड़ रही है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका दोनों बराबर होगा। तो ये कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड रेज के बारे में मैंने बताया आपको कि इंसिडेंट रे कैसी होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट बनाती है और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इमेज बनाती है। तो इस तरीके से ये 4-5 जो स्टैंडर्ड रिलेशन अगर आपको याद रहेंगे तो आगे चल करके डायग्राम बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा जी? अब मैं आपके मेन टॉपिक पे आता हूँ। ओके बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना? मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बन रही है ना, वो कितनी मैग्नीफाई है, छोटी है कि बड़ी है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना, जैसे आपकी जो साइज है वो आपको पता है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज कभी कभी देखते हो बड़ी बनती है, कभी कभी देखते हो मिरर में छोटी बनती है ना? तो आपकी जो इमेज है वो अगर बड़ी बन रही है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है और जो इमेज की साइज है, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो इमेज आपकी मैग्नीफाई नहीं हुई, बिल्कुल सेम बन गई है। और अगर इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो गई तो कहेंगे भाई इमेज मैग्नीफाई हो गई, है ना? तो मैग्नीफाई होकर के आपको देगी कितना बना, ऊपर रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। और अगर इमेज की साइज छोटी हो गई तो कहेंगे भाई मैग्नीफिकेशन कम हुआ। तो आप ये बोल, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन जो है ना वो ऑब्जेक्ट की साइज में और इमेज की साइज में जो रिलेशन है उसको बताता है। ठीक है ना? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनी उसकी हाइट, और टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाई एम। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग तो देखते हैं, एक हमने केस कोई लिया, हमने एक कनकेव मिरर लिया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की साइज हमने क्या है, HO ले लिया। व्हाट इज द HO? HO इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया। और आपको पता है, मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारे के सारे क्या है, डिस्टेंसेस आपके पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले सब के सब नेगेटिव होंगे। तो हम बाद की बात कर लेंगे, अभी डायग्राम बना करके प्रॉपर तरीके से हम पहले हम निकालते हैं फार्मूला मैग्नीफिकेशन का। तो अब क्या करेंगे, अगर ए और बी का हमें इमेज बनाना है तो सबसे पहले हम 2 या 3 रे निकालेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहली रे जो निकालते हैं वो तो निकालते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइट रे निकालेंगे ऐसे, ये तो आपको भी पता है। और ये जो रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से पास होगी, इतना तो हर किसी को पता है, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है बेटा जी। ये रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से पास हो गई, ये इसमें कोई डरने की बात नहीं। ठीक है बेटा जी? अच्छा, अब एक लाइट रे हम पोल पे गिरा देते हैं, क्योंकि अगर हमको इसी ए की अगर हमको क्या है, इस ए की इमेज बन जाएगी तो बी की तो इसी लाइन में बनने वाली है। तो ए की इमेज बना करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हाइट की इमेज हमको मिल जाए, सॉरी इमेज की हमको हाइट मिल जाएगी।
तो ये हम यहाँ आ गई, ठीक है। अब एक लाइट रे को हमने कहाँ पास करा दिया, पोल से। ये देखो हमने पोल से पास कराया, और आपको पता है कि जो पोल से पास कर रही है तो जितना एंगल बनाइएगा, एंगल कितना आपका थीटा है, तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी ये। जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आएगी वो थीटा एंगल से ही आएगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर कट किया, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर कट करेगी वहीं पर ए की इमेज बनेगी ए डैश, और इसको बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर ऐसे। ये देखो ये ए डैश होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बी डैश, ये भी एंगल कितना होगा तुम्हारा, थीटा होगा। आई थिंक आप इस बात को समझ गए मैंने डायग्राम कैसे बनाया हुआ है, ठीक है बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आपने कहा कि बस अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिस्टेंसेस को काउंट कर लो। आपने कहा कि सर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है पोल से जो डिस्टेंस बनाएगा उसको बोलते हैं यू, यहाँ से ऐसे, ये आपका यू है। और जो इमेज की डिस्टेंस होगी पोल से उसको बोलेंगे वी, ये आपका वी है। इसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं, ठीक है ना। अब आप दो ट्रायंगल को देखो जिसके साथ एंगल बना थीटा बना हुआ है। एक ट्रायंगल तो ए बी और पी बना है, देखो ये ट्रायंगल आपका थीटा दिया हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी डैश पी, उसमें भी थीटा है, दोनों में थीटा बराबर है। तो अगर आपसे बोलूँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि बोलो टेन थीटा क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल क्या है, ए पी बी, ए पी बी में अगर मैं बोलूँ कि टेन थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, ये आपका पूरा बेस बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर बेटा जी, ये है परपेंडिकुलर एच ओ अपॉन बेस कितना आपका यू है ना, पूरा का पूरा यहाँ से पी से लेके बी तक कितना पूरा का पूरा यू है बेटा। इसको लिख लिया आपने, आई थिंक मेरी बात समझ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपने 1 कर दिया। अब जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल उसको लो इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो बेटा जी, ये वाला ए डैश बी, ए डैश पी और बी, ए डैश पी, ए डैश पी और बी डैश, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, बोलो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपका देखो, अगर आपने थीटा इसको लिया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बेस हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ना अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर आपका है, ये जो है इमेज की हाइट है इसको हम एच आई ले लेंगे, एच आई इज द इमेज हाइट, तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ये कितना होगा, पी बी डैश क्या होगा, वो वी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अगर दोनों को हम इक्वेट करते हैं, टेन थीटा दोनों बराबर है, तो आप क्या बोलोगे बेटा जी, आप कहोगे सर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, सॉरी हमको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है ना, तो इसको आप उल्टा करोगे, क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो आपका मैग्निफिकेशन है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, ये होगा वी अपॉन यू। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो गया वी अपॉन यू। तो आपको आपने कहा कि सर ये फॉर्मूला आपका आ गया मैग्निफिकेशन का, लेकिन आपने साइन को नहीं कंसीडर किया है यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। साइन को अगर कंसीडर करोगे तो इसको अगर जनरलाइज करोगे साइन के साथ तो कैसे क्या बनेगा बेटा, देखो इमेज भी क्या आपकी है, जो वी है वो भी नेगेटिव है, यू है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि इधर क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा तुम्हारा इधर आपका नेगेटिव होगा। तो आप देखो इसमें क्या है, इसमें जब पी बी डैश आप लोगे तो माइनस वी आएगा, और पी बी लोगे तो माइनस यू आएगा, तो ये तो ठीक है, ये तो प्लस ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हाइट की बात आपने की है, ऊपर की हाइट क्या लोगे पॉजिटिव और नीचे क्या लोगे नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर इसको हम जनरलाइज करें, मतलब कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे, तो अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं तो क्या आएगा, देखो
इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो बेटा जी, आपको विथ साइन मिलेगा, आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है। तो आप माइनस को ट्रांसफ़र कर सकते हो और लिखोगे v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू, मतलब एक के साथ आना है, चाहे यहाँ आएगा माइनस चाहे यहाँ आएगा माइनस। ये फॉर्मूला आपका बना मैग्नीफिकेशन का। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। याद रखना बेटा जी, साइन का ही खेल है। पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स में जो साइन से खेलना सीख गया वो पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स को सॉल्व कर ले जाएगा। तो ये जो है आपका, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ से अच्छा मैग्नीफिकेशन अगर आपने निकाल लिया तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो वहीं दिखाऊंगा आपको कि मैग्नीफिकेशन से आप कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हो। तो ये आपका है मैग्नीफिकेशन। शायद डायग्राम आपको क्लियर होगा। और स्फेरिकल मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन आप निकालोगे ये फार्मूला निकल के आया। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये जनरलाइज फॉर्म है। और जब भी न्यूमेरिकल के केस में जब निकालोगे मैग्नीफिकेशन तो साइन के साथ रखोगे सब कुछ। हाइट ऑफ इमेज भी साइन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी साइन के साथ, वी को भी साइन के साथ, यू को भी, सब कुछ साइन के साथ ही रखना होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। डिराइव किसे कैसे किया है उसको भी आपने देख लिया है। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। तो बेटा इसको आपने डिराइव कर लिया तो मैं आपको नोट यहाँ देता हूँ, एक नोट देता हूँ, समझो उस बात को कि जब आपने क्या निकाला था मिरर फॉर्मूला, तो आपने निकाला था क्या, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, है ना। और जब निकाला था आपने क्या है मैग्नीफिकेशन, तब क्या आया था बेटा जी, आया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये तो आपका आ गया था स्फेरिकल मिरर वाले केस में। इसके बाद मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा। लेंस वाले केस में जब लेंस पढ़ाऊंगा आपको याद रखिएगा, आपको बता देता हूँ यहीं पर, जब लेंस पढ़ाऊंगा तो जो लेंस फार्मूला आपका आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आना है। सिर्फ माइनस आ जाएगा बस, ये आएगा लेंस फार्मूला, ठीक है ना। और इस केस में जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन यू आएगा। ये प्लस में आएगा। तो इसको अभी पढ़ने की नीड नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अगर ये भी याद रहे आपको तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लेंस में यूज करते वक्त बस आपको सिर्फ ये साइन का ध्यान देना होगा कि इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यहाँ आता है नेगेटिव, और मैग्नीफिकेशन इसमें नेगेटिव है तो यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव लेंस वाले केस में, जो कि बहुत बाद में पढ़ाना आपको है, ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम लोग स्फेरिकल मिरर में कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको हमें देखना होगा कि हमारे पास जो फार्मूला किसका है, जो हमारे पास फार्मूला है किसका, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो क्या है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी अपॉन यू, है ना। यही तो आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। आप निकाल चुके इसको स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है ना। तो अभी इसी को देख करके आपको एक वर्ड आएगा एनलार्ज्ड इमेज एंड स्मॉलर और डिमिनिश्ड, ठीक है ना। तो एनलार्ज का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो कब होगी एनलार्ज, कब होगी, या तो जो इमेज की पोजीशन है v, हमने मॉड लगाया है, मॉड का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, साइन से कोई मतलब नहीं है, जो उसकी वैल्यू है उसको ले लो आप। अगर v की वैल्यू u से बड़ी है इसका मतलब इमेज बड़ा है, तो v की वैल्यू अगर u से बड़ी है तब भी इमेज क्या होगी, एनलार्ज होगी। अगर हाइट जो है इमेज की ज़्यादा होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब भी क्या होगी, इमेज आपकी एनलार्ज होगी। और या तो मैग्नीफिकेशन क्या हो, एक से बड़ा हो। मैग्नीफिकेशन के एक से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नीफिकेशन क्या है, एच आई अपॉन एच ओ है ना,
तो अगर ये 1 से कब बड़ा होगा, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तभी तो 1 से बड़ा होगा ना ये पूरी की पूरी वैल्यू। इन तीनों में से कोई भी केस आपको एक दिया होगा तो आप समझ जाओगे कि क्या है, इमेज आपकी एनलार्ज होगी। एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो इमेज पक्का है क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, है ना बेटा जी। इसका मतलब मैग्नीफाई हो चुकी है। तो इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आपको होगी कि इमेज हमारी क्या है, एनलार्ज है, बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है। और स्मॉलर और डिमिनिश्ड कब होगी, जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। इसका उल्टा कब, जब इमेज की पोजीशन, जब v की वैल्यू u से छोटी हो जाए, या साइज ऑफ इमेज छोटा हो जाए किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपकी जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी। और या तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो तब डिमिनिश्ड होगी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगा, अगर m इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गए। जितनी बड़ी हाइट, जितनी बड़ी जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज इमेज की भी है, तो कहेंगे मैग्नीफिकेशन आपका 1 है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि वी यू या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इमेज बनी हुई है वो एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। ओके बेटा, तो इमेज आपकी एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, इसको आपने कंफर्म कर लिया ये चीज़ें देख करके। ये आपको अगर याद रहे तो बेहतर है, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। इसको भी समझ लेते हैं क्या चीज़ है इरेक्ट इमेज एंड क्या है इन्वर्टेड इमेज। तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है उसी को देख करके आप आगे बढ़ोगे। HI/HO इज इक्वल टू -V/U। इसको देख के ही आपको आगे बढ़ना है बेटा जी, और इसी से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी है। तो आपने कहा कि मान लो ये आपके पास मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कब इमेज कब इरेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि आप कह दिए कि इमेज नेगेटिव है या इमेज पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, ऐसा नहीं कहना आपको है। आपको देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इमेज की भी हाइट बन गई, ठीक है ना। और मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ है, नीचे की तरफ है, और इमेज की भी हाइट क्या है, नीचे की तरफ है। दोनों केस में तो ये 100% श्योर है कि इमेज आपकी इरेक्ट है। इस केस में क्या है, इस केस में भी आपकी इमेज इरेक्ट है और इस केस में भी इमेज आपकी इरेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज कि जो साइन है वो अगर सेम है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव द सेम साइन, देन इमेज विल बी इरेक्ट। हमेशा आपको नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपको हाइट से कंपेयर करना है तो कहोगे सर कि इरेक्ट कब होगा, जब क्या होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज हैव द सेम साइन। ठीक है ना। अगर साइन सेम आ रहा है दोनों का तो 100% श्योर है कि आप देख के बोल सकते हो कि हमारी इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। अब बताइए, अगर HI और HO का साइन सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 100% श्योर क्या है कि V और U अगर रिलेट करें तो V और U में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर आप ये कह सकते हो कि सर अगर दूसरे केस में अगर दूसरी इंफॉर्मेशन वो क्या दी हो कि V एंड U हैव द अपोजिट साइन, याद रखो बेटा जो बता रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं कि आपको दो इंफॉर्मेशन दे सकता है ना वो, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज अगर आपको दिया हुआ है और दोनों एक ही साइड में बने हुए हैं, चाहे ऊपर बने हुए हैं चाहे नीचे बने हुए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को देख के आप क्या बता दोगे कि सर हमारी इमेज इरेक्ट है। चलो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, V और U दिया गया है, V दिया गया और U दिया गया है। अगर V और U
का जो साइन है वो अगर अपोजिट आ रहा है तब भी इमेज क्या होगी आपकी, इरेक्ट ही होगी। तो V और U को देख के पहचानना कि इमेज हमारी इरेक्ट है बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, वो V और U को देख के पता लगा सकते हो। V और U अगर अपोजिट साइन में है तो इमेज आपकी इरेक्ट होगी। और अगर V और U आपको नहीं दिया गया है, मान लो आपको हाइट दी गई है, तो हाइट को देखकर भी पता लगा सकते हो कि इमेज हमारी क्या है। अगर ये दोनों हाइट एक ऊपर बन गया एक नीचे बन गया तो 100% श्योर है कि आपकी इमेज इरेक्ट नहीं बनने वाली है, वो इन्वर्टेड बनी हुई है। ठीक है बेटा जी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ गए। हम इन्वर्टेड को भी आपको समझा दे रहे हैं। तो बेटा अगर कब होगी इमेज इन्वर्टेड, जब आपने कहा सर हमारा h हाइट ऑफ, मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज कहाँ की बताओ, नीचे की तरफ बन गई। इन दोनों की साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। या तो आपने कहा सर यहाँ पर, और अगर ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे की तरफ आ गई मान लो, और इमेज बिल्कुल बन गई ऊपर की तरफ। दोनों केस में देखो हाइट और इमेज की जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्वर्टेड कब बनेगी, जब कहोगे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना जी, शुड बी एन अपोजिट साइन। ठीक है ना, और आप देखो अगर एच आई और एच ओ की निगेटिव आ गया तो पक्का ये बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। अगर यहाँ पर अगर इस निगेटिव को आप यहाँ लेके चले आए तो एच आई अपॉन एच ओ माइनस एच आई अपॉन एच ओ, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और इन्फॉर्मेशन है क्या, अगर आपको V और U से पता लगाना हो तो कहोगे सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड क्या है, इमेज डिस्टेंस हैव द सेम साइन। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है और इमेज दिया है, डिस्टेंस दिया है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो उनको देख कर भी पता लगा सकते हो कि इमेज आपकी क्या बनने वाली है, इन्वर्टेड या इरेक्ट। तो कहोगे सर U और V की साइन, अगर मान लो आपको हाइट नहीं दिया हुआ, सिंपल U और V दिया है, U और V को देख करके U किस में आया है, U अगर किस में आया, नेगेटिव में आया, V भी किस में आया, नेगेटिव में आया, तो 100% श्योर है कि आपकी जो इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनने वाली है। U भी नेगेटिव में, V भी नेगेटिव में, मतलब सेम साइन आ गया। अगर इनका अपोजिट साइन आ जाएगा U और V का तो वो इरेक्ट बनेगी, वो मैं लिखा चुका हूँ यहाँ पर। और हाइट वाले केस में अगर हाइट दिया हुआ है तो हाइट के केस में अगर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज अगर क्या हो गया, शुड बी एन अपोजिट साइन, देन इमेज विल बी इन्वर्टेड। और सेम साइन में क्या होगा, सेम साइन में आपका इमेज आपकी इरेक्ट होगी। इस तरीके से इरेक्ट और इन्वर्टेड को मैंने आपको समझाया, इसको आप पहले भी पढ़े होगे आप, तो कुछ इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आपको शायद अच्छा समझ में आएगा, और आप जो है कि इमेज की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं अब अगले टॉपिक में आ रहा हूँ। ओके, अब बेटा ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट केस में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप डील करोगे। ये सारी चीज़ों को देख के आपको डरना नहीं है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर रखा है, इसके बाद एक एक टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ केसेस फॉर कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज बनेगी, उस ऑब्जेक्ट का उस इमेज का नेचर क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, एक आपके पास कनकेव मिरर है, फोकस उसका है, सेंटर उसका है, पोल भी बना हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, तो आप बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, ये सभी को जानता है। और जो अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर तो इमेज बनेगी फोकस पर, और वो इमेज होगी पॉइंट इमेज होगी, है ना, डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, U तो बहुत बड़ा है ना। अभी ऊपर पढ़ा आप लोगों ने ना कि एनालार्ज कब करेंगे, इरेक्ट कब, स्मॉलर कब बोलेंगे एनालार्ज बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर रखा हुआ है, U की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और V की, तो अगर U कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F पर बनेगी, और वो पॉइंट इमेज बनती है, साइज उसकी पॉइंट साइज होती है। तो पहला हमने क्या लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगी
वो फोकस पे बनेगी -f पर। पोल से आप करोगे मेजरमेंट तो यहाँ पर बनेगी ना -f का मतलब कि इस साइड मतलब पोल से डिस्टेंस करते हुए मेजर ना, इसलिए हमने माइनस लिया हुआ है। तो -f पे बनेगी मतलब यहाँ बनेगी इमेज। और क्या होगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, पॉइंट इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट इमेज होगी, क्योंकि आप कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, वो रखा है इन्फिनिटी पर। तो ये पहला तो आपने डिस्कस कर लिया। अब अगर इन्फिनिटी से आप थोड़ा सा नज़दीक आए तो अपना ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रॉपर साइज होगा। तो सेंटर के बियॉन्ड द सेंटर अगर आप हो तो आपने कहा सर हमारा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, जो इधर लेफ्ट में इधर क्या है आपका, इधर आपका है -इन्फिनिटी है ना बेटा जी, क्योंकि पोल से मेजरमेंट हो रहा है ना। तो पोल से मेजरमेंट होगा तो इस साइड क्या बोलेंगे माइनस, इधर क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा। तो आप कहोगे सर कि इस साइड में जब चलेंगे तो हम बोलेंगे क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा हुआ है, -इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही है और पॉइंट इमेज बन रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमने ऑब्जेक्ट को -इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है। कहाँ रखा है, -इन्फिनिटी और -c के बीच में रखा है। ये क्या है, ये -c है बेटा ना, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और -इन्फिनिटी और -c के बीच में रखा हुआ है। ये क्या है, -इन्फिनिटी से बड़ा है ऑब्जेक्ट एंड -c से छोटा है, मतलब इस -c और -इन्फिनिटी के बीच में है। इस साइन को समझो आप, तो यहाँ पर बीच में आपका है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, आपको पता है कि जब इसकी इमेज बनाओगे आप तो कहोगे सर लाइट जाएगी, पैरेलल जाएगी और कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसके बाद एक लाइट को आप कहाँ से पास करा देते हो, पोल से पास करा देते हो बेटा जी। एक लाइट रे को आप कहाँ से पास करा देते हो, पोल से। अब फिर जब इसको रिफ्लेक्ट कराते हो तो यहाँ पर इमेज बनती है आपकी ऐसे, है ना बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो आपने कहा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, -इन्फिनिटी और -c के बीच में रखा होगा, तो इमेज किसके बीच में बनेगी, जो इमेज है वो -c और -f के बीच बनेगी। -f और माइनस इसलिए क्योंकि पोल के लेफ्ट में की बात चल रही है, -c और -f के बीच में बात चल रही है, ठीक है ना। अब बताइए इमेज आपकी रियल होगी कि वर्चुअल होगी, रियल होगी, रियल इमेज बनेगी, बता चुका हूँ आपको। अच्छा अब बताइए इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो आपने कहा कि हाइट कहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऊपर है, इमेज कहाँ नीचे है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो 100% है इन्वर्टेड होगी। तो इमेज आपकी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। स्मॉलर होगी बेटा जी कि लार्जर होगी। तो अगर हाइट के बारे में आपको नहीं जानकारी है तो आप देखो यू क्या है, यू बड़ा है और वी छोटा है। जब यू बड़ा होता है और वी छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो इसका मतलब आपकी जो आपका मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम होगा, तो आपकी इमेज कैसी होगी, स्मॉलर होगी। मैं बता चुका हूँ आपको, v अगर छोटा है, u अगर बड़ा है, तो आपकी जो इमेज है वो स्मॉलर होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप हाइट से भी चेक कर सकते हो और साथ में क्या है, आप u और v से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हाइट आपको नहीं समझ में, हाइट तो यहाँ दिया नहीं है लेकिन आपको ये दिया है, ये v है और ये u है, u बड़ा है और v क्या है, छोटा है, तो आपकी इमेज स्मॉलर होनी है। तो आपने कहा रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ देखो बेटा जी, मैं इस बात को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा जी, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बढ़ा, जब आपका ऑब्जेक्ट आप कहाँ लेके जा रहे हो, सी की तरफ लेके जा रहे हो, ये जैसे आप ऑब्जेक्ट आपका सी पे आएगा, आपका कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, सी पर आ गया, तो बताइए जो इमेज होगी वो किधर मूव करेगी। जैसे जैसे इन्फिनिटी पे अगर आप हो तो फोकस पे बन गया, इमेज बन गई। जैसे जैसे आप कहाँ बढ़ रहे हो,
आप बढ़ रहे हो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है, वैसे वैसे इमेज सी की तरफ आ रही है ना। लेकिन इमेज की साइज़ जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सी पर आने के बाद ऑब्जेक्ट की साइज़ और जो इमेज की साइज़ बराबर हो जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा ना। सी पर जो है ऑब्जेक्ट की साइज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ बराबर हो जाती है। तो आप बताइए, आप जैसे जैसे कहाँ पर आए, सी की तरफ आए, वैसे वैसे यहाँ पर इमेज कैसी थी बेटा जी, यहाँ पर इमेज आपकी थी डिमिनिस्ड, यानी पॉइंट इमेज थी। लेकिन सी की तरफ जाते जाते तो आपको ऑब्जेक्ट के बराबर बढ़ना है, तो आपकी इमेज की हाइट ऐसे बढ़ेगी। यहाँ पर करते करते ऐसे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमेज की हाइट कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर इमेज की हाइट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो आप देखो कि इमेज की हाइट ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ पर मिलेगी। और मैं आपको समझा शुरू, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये थोड़ी सी और आगे बढ़ेगा, जब इन्फिनिटी से और आगे आएगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी, थोड़ा और आएगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी ऐसे। तो आप धीरे धीरे देखोगे इमेज की साइज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ आता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सी की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी। और सी पर जैसे ऑब्जेक्ट आ गया वैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएंगे। तो देखो, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि इन्फिनिटी से जब इमेज चली सी की तरफ, तो सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आ रहे हैं बेटा जी, हम सी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम सी की तरफ लेके आएंगे वैसे वैसे इमेज सी की तरफ भागेगी। ये इमेज की, ये आपकी इमेज ऐसे चलेगी, ऐसे है ना, इस तरीके से चलेगी। लेकिन जो इसकी हाइट है स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी और सी पर आकर के दोनों बराबर हो जाएंगे। आई थिंक इसको आप विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये आप कहाँ से आए, इन्फिनिटी से कहाँ पर आए, सी पर आए, और यहाँ पर क्या है, इमेज भी भाग कर कहाँ आई, आपका सी पे आ गई। आई थिंक इस डायग्राम को आप समझ पा रहे हो कि इमेज कैसे चलती है और ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा तीसरा पॉइंट देखो अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट माइनस सी पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, जब माइनस सी पे आ गया तो इमेज भी क्या है, माइनस सी पे ही आ गई, है ना। ठीक है बेटा जी, तो क्या लिखा है बेटा जी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, माइनस सी पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बेटा जी, माइनस सी पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, तो इमेज भी क्या हो जाएगी, सी पे ही आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होगी, तो यहाँ पर लिखोगे सेम साइज, सेम साइज, इसमें और सेम साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम होंगे, सेंटर पे क्या होगा बिल्कुल। तो आप देखो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से सी की तरफ जा रहा है, और इमेज आ रही है फोकस से सी की तरफ आ रही है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना, मैं प्रॉपर तरीके से इसको विजुलाइज करा रहा हूँ। अच्छा, अब जो आपका ऑब्जेक्ट आ गया सी पर, व्हाट हैपन अगर ऑब्जेक्ट को सी के राइट साइड लेके गए तो इमेज इधर निकल जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को अगर हम सी और एफ के बीच में ले गए तो जो आपकी इमेज है वो माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में आ जाएगी, इमेज इधर की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे इमेज की साइज़ बढ़ती जाएगी, और जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट सी से जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे पहुंच गया तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी पर, उल्टा होगा ना बेटा जी, ऑब्जेक्ट एट द फोकस देन इमेज एट द इन्फिनिटी, एंड ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी इमेज एट द फोकस। ठीक है बेटा जी, तो आप कहोगे सर सी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे आप देखोगे कि आपका जो इमेज है वो सी से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने लगेगी, जैसा कि मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो बेटा जी, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट से क्या है, एक लाइट कैसी गई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है ना। और एक कहाँ जाएगी, एक यहाँ से गिरेगी, इस पर पोल पर गिरेगी बेटा जी। तो जब ये पोल पे गिरेगी ऐसे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर फोकस से पास होगी ऐसे, है ना बेटा जी। और यहाँ इमेज बनेगी ऐसे, ये।
अब इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, सेंटर पे दोनों बराबर होगी, जब इधर निकलेगी तो ऑब्जेक्ट तो ही रहेगा ज्यों का त्यों, लेकिन इमेज की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा जी। तो मैंने क्या लिखा है, देखो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका -c और -f के बीच में आ गया, -c और -f के बीच में, c और f के बीच में अगर आ गया, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, -∞ और c के बीच में आ जाएगी। ठीक है ना। कैसी इमेज होगी, रियल होगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बन रही है ये। अच्छा, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी बेटा जी, तो कहोगे सर कि वो इन्वर्टेड होगी, क्यों, क्योंकि माइनस आपका जो h है, HO है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है और इमेज की हाइट क्या है, नीचे है, तो ऑटोमेटिक वो इन्वर्टेड ही दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना। अब आपका ये का बोलते हैं कि लार्जर होगा, इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा। इसको देखने के लिए आप u और v देख लो। देखो यहाँ पर u छोटा हो गया और v की वैल्यू बड़ी हो गई, तो v अगर बड़ा हो गया, u छोटा हो गया, तो इमेज बढ़ गई, और इमेज बढ़ गई तो हो गई तुम्हारी लार्जर। अब ये लार्जर हो गई। ठीक है बेटा जी। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आओगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को C से उठा करके F तक लेके आओगे, ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही लेके आओगे, या तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये आप ऑब्जेक्ट को वहाँ लेके आए ना, आप C से लेके आप इधर चले, उसी तरीके से जो आपकी इमेज है F पर पहुँचने के बाद अगर ऑब्जेक्ट F पे पहुँच गया तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। तो ये जो है इमेज ऐसे निकलेगी, याद रखना आप लोग। मैं डायग्राम थोड़ा बनाऊंगा बेटा। तो देखो बेटा जी, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को आपने O से F की तरफ ले गया, वैसे ही क्या है, ये जो आपकी इमेज है वो जाएगी -∞ की तरफ चली जाएगी और इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी और ये लार्जर पे लार्जर होती जाएगी। तो आपने कहा कि जब हम -c और -f के बीच में हैं, ठीक है ना, तो आपने कहा कि जो इमेज हमारी है वो -∞ और -c पे बनेगी और वो लार्जर होगी। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1 बाई 1 करके। अब आपका ये 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपन अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल की तरफ लेके जाएंगे, तब क्या हैपनिंग होगी। फोकस से पोल की तरफ लेके जाएंगे तब क्या हैपनिंग होगी, और यहाँ से ही ग्राफ आपका बिल्कुल टर्न होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्या बनेगा। वास्तव में आप जैसे ही फोकस से जस्ट आप राइट साइड जाओगे, जस्ट थोड़ा सा आपने मतलब 0.000001 जरा सा आप, जस्ट का मतलब बहुत ही मतलब आप बहुत ही डिफरेंशियल पार्ट पे आप अगर आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाया यहाँ पे, वैसे ही इमेज चली जाएगी आपकी कहाँ पर, यहाँ आ जाएगी +∞ पर। पहले इमेज यहाँ थी और जैसे ही आपने यहाँ पर इमेज वैसे भाग के कहाँ चली जाएगी, +∞ पर। याद रखना आप, फोकस से जैसे ही राइट साइड में आता है वैसे आपकी इमेज होती है, वर्चुअल बनती है, और क्या बन जाएगी बेटा जी, ये बन जाएगी +∞। क्या बन जाएगी, +∞। इसके बाद फिर धीरे धीरे आप पोल की तरफ बढ़ोगे तो इमेज भी क्या है, पोल की तरफ आएगी। पोल की तरफ आएगी, आते आते क्या है, ये जैसे ही क्या है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा, पोल पर, वैसे इमेज भी कहाँ पहुँच जाएगी, पोल पे ही पहुँच जाएगी। ठीक है बेटा जी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि फोकस से राइट साइड के बाद जो है इमेज अपना नेचर चेंज कर देती है, और जैसे ही राइट साइड पहुँचते हो वैसे कहाँ पहुँच जाती है वो, इन्फिनिटी पर। ग्राफ यहाँ से टूटता है। आप कहोगे सर कि इमेज सर अचानक कैसे भाग के उधर चली गई, तो इमेज ये बनती ही ऐसे है कि जैसे ही आप जरा सा क्या है, आप फोकस के राइट साइड पहुँचे वैसे इमेज वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है, मतलब इमेज इधर बनने लगती है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा अगर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पोल की तरफ, तो इमेज, अब जैसे ही आप, तो इमेज कहाँ थी, इन्फिनिटी पर थी, तो ये जो आपकी इमेज है, तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, पोल की तरफ जाएगा बेटा जी, है ना। वैसे क्योंकि यहाँ पर फोकस पे क्या, जैसे ही राइट साइड चली वैसे इमेज कहाँ भाग के चलेगी, इन्फिनिटी पर। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, बोलो, ऑब्जेक्ट ही आपका है, हाइट तो ही ऑब्जेक्ट की ऐसे ऐसे चलेगी। अब ऑब्जेक्ट आप जा रहा है पोल की तरफ जा रहा है, तो पोल पर पहुंचने के बाद
यानी सरफेस पर पहुंचने के बाद आपका इमेज और ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक ही साइज के हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर कि पोल पर भी क्या है, पोल पर ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कोइंसाइड करेंगे, यानी आपकी जो इमेज है वो इस तरीके से मूव करेगी और इस तरीके से मूव करके इधर की तरफ आएगी की, और यहाँ पर इमेज आ जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचा हुआ है वहीं पर आपकी इमेज आ जाएगी जैसे ही पोल पे पहुँचोगे आप। आई थिंक इस ग्राफ को आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने कहा कि देखिए -इन्फिनिटी से लेकर के ऑब्जेक्ट चला पोल की तरफ, और फिर जो है इमेज का जो नेचर है उसको देखो आपकी जैसे -इन्फिनिटी पर था तो इमेज आपकी फोकस पे थी, और जैसे आपने क्या है आप -इन्फिनिटी से आप जैसे ही सेंटर ऑफ की तरफ चले वैसे ही आपका फोकस से इमेज चली गई इन्फिनिटी पर। फोकस पे पहुंचने के बाद जैसे जस्ट ही आप थोड़ा सा राइट साइड गए वैसे इमेज चली जाएगी वर्चुअल वर्ल्ड में। इसके बाद जैसे पोल की तरफ जाओगे इमेज फिर पोल की तरफ भागती आएगी, और ऑब्जेक्ट जैसे पोल पे पहुंचेगा वैसे इमेज भी क्या है पोल पर पहुंच जाएगी, इमेज और आपका ऑब्जेक्ट आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है बेटा जी। तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ फोकस और पी के बीच में, ये फोकस है और पी के बीच में है, तो इमेज कहाँ होगी आपकी, इमेज आपकी पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगी, है ना, इधर ही इमेज होगी ना आपकी। और वो इमेज कैसी होगी, वो लार्जर होगी क्योंकि इमेज जब राइट साइड में बन रही तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और है ना वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट क्यों होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है पॉजिटिव में है, इमेज क्या है नेगेटिव में, दोनों के साइन अपोजिट हो गए तो पक्का वो इरेक्ट होगी और लार्जर होगी, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है ना, तो आपकी वो लार्जर होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जब आपका अच्छा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, फोर्थ पॉइंट है ना, कि जैसे ही फोकस के यहाँ जाओगे वैसे इमेज यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, आपका ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता रहेगा, इमेज आती रहेगी, और यहाँ पर आने के बाद इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है बेटा जी। ये ग्राफ ऐसे बनता है इमेज का, देखो बीच में ग्राफ आपका टूट गया, मतलब इमेज यहाँ बनी है, इमेज ऐसे गई फिर ऐसे आ रही है, बीच में यहाँ पर ग्राफ टूटता है वो। ठीक है ना। अब बेटा अगर आप जो है ध्यान देना इस बात को, अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके गए वर्चुअल वर्ल्ड में, अब ऑब्जेक्ट को अगर मान लो आप वर्चुअल वर्ल्ड में लेके गए, अब अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल वर्ल्ड में गया तो इमेज आपकी कहाँ आ जाएगी, रियल वर्ल्ड में आएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पोल से जाएगा अप टू कहाँ पर, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे क्या है आपकी इमेज आएगी फोकस की तरफ आएगी, और आपका जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर, है ना, वैसे इमेज कहाँ आ जाएगी बेटा जी आपकी फोकस पे आ जाएगी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जब आपका ये क्या है, जब ये वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा तो इमेज आपकी रियल की तरफ आएगी, वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब ये कहाँ जा रहा है अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये फोकस की तरफ आएगी इमेज ऐसे ये। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि पूरी की पूरी आपकी जर्नी मैंने बताई कि -f से लेकर के +f तक अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो इमेज कैसी बनेगी, उस इमेज की लाइन को मैंने बताया है आपको। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको जब भी आप पढ़ोगे मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस की है। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आएगा किस तरीके से क्या आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है बेटा जी। तो इस बात को देखो, जब आप कहाँ से P और O के भी P और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो आपकी इमेज है वो -f और p के बीच में आएगी, माइनस और p के बीच में आएगी, और साथ में कैसी होगी इमेज, तो रियल होगी और इरेक्ट होगी बेटा जी। इरेक्ट क्यों होगी इरेक्ट, क्योंकि आपका जो u है इधर आ गया, पॉजिटिव में आ गया, आपका v आपका नेगेटिव में आ गया, तो रियल होगी, इरेक्ट भी होगी। स्मॉलर होगी, कैसी बेटा होगी आपकी, स्मॉलर होगी। स्मॉलर इसलिए होगी क्योंकि u आपका बड़ा है और v आपका छोटा, u कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, v आपका f पे ही आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है आप समझ सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो छोटी होने वाली है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसकी एनालिसिस की। आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा बेटा जी। जहाँ डाउट होगा प्लीज़ आप उसको हमसे पूछना। ओके बेटा जी, थैंक यू।